चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए में दिया है 24 मात्राएं, बी में दिया है 16 मात्राएं, सी विकल्प में दिया है 11 मात्राएं और डी में दिया है 13 मात्राएं। चलिए उत्तर करेंगे आप सभी लोग कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में जो है कितनी मात्राएं होती हैं। देखिए पहले तो आप लोग यह जान लीजिए कि चौपाई जो है एक सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में जो है 16 मात्राएं होती हैं। अंत में देखिए 2 गुरु वर्ण आते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 2 पर चलेंगे। वीरों का कैसा हो बसंत कविता जो है किसने लिखी है? ऑप्शन ए में दिया है सुमित्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी में दिया है सुभद्रा कुमारी चौहान, सी में दिया है माखनलाल चतुर्वेदी और डी में दिया है रामधारी सिंह दिनकर। देखिए वीरों का कैसा हो बसंत यह कविता लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दूसरे प्रश्न का जवाब भी ऑप्शन बी होगा। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? चलिए प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि स्वच्छंद में जो है कौन सी संधि है। ऑप्शन ए में दिया है विसर्ग, बी में दिया है दीर्घ संधि, सी विकल्प में दिया है गुण संधि और डी में दिया है व्यंजन संधि। चलिए स्वच्छंद में जो है व्यंजन संधि है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। निमिष शब्द का जो है पर्याय क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया है प्रकाश, ऑप्शन बी में दिया है छिद्र, ऑप्शन सी में दिया है पूर्ण और डी में दिया है क्षण। चलिए आपको बताना है कि निमिष शब्द का जो है पर्याय क्या होगा। देखिए निमिष शब्द का पर्याय होता है क्षण। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे। भाषा शिक्षण की जो है पद्धति इसमें से कौन नहीं है? चलिए सभी लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न का। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भाषा शिक्षण की जो है पद्धति इनमें से कौन नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है किंडरगार्टन, बी में दिया है मॉन्टेसरी पद्धति, सी में दिया है डाइक्राली पद्धति और डी में दिया है अभिक्रमित अनुदेशन। देखिए किंडरगार्टन जो है भाषा शिक्षण की पद्धति है, मॉन्टेसरी भी है, डाइक्राली भी है, लेकिन अभिक्रमित अनुदेशन देखिए नहीं है। इसलिए आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अभिक्रमित अनुदेशन जो है संबंध है इसका अधिगम से, न कि भाषा शिक्षण से। इसलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। व्याकरण शिक्षण प्रणाली के लिए उपयुक्त नहीं है। चलिए आपको बताना है कि व्याकरण शिक्षण प्रणाली के लिए क्या उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है आगमन प्रणाली, बी में दिया है निगमन प्रणाली, सी विकल्प में दिया है अव्याकृत प्रणाली और डी में दिया है कक्षा अभिनय प्रणाली। तो देखिए व्याकरण शिक्षण प्रणाली के लिए उपयुक्त नहीं है कक्षा अभिनय प्रणाली। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलेंगे। आनंद कादंबनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? चलिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। आनंद कादंबनी पत्रिका का प्रकाशन जो है कहाँ से होता है? ऑप्शन ए में दिया है बनारस से, बी में दिया है मिर्ज़ापुर से, सी विकल्प में दिया है इलाहाबाद से और डी में दिया है लखनऊ से। देखिए आनंद कादंबनी पत्रिका का प्रकाशन होता है मिर्ज़ापुर से। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 8 देखिए। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए में दिया है 6, बी में दिया है 4, सी में दिया है 5 और डी में दिया है 8।
चलिए आपको बताना है कि सर्वनाम के जो है कितने भेद होते हैं। देखिए आप लोग लगातार उत्तर ज़रूर किया करें। और देखिए जो मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए बेल आइकन प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर चूज़ करें, जिससे कि आपको प्रत्येक क्लास का जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए प्रश्न नंबर 8 आपसे पूछ रहा है कि सर्वनाम के जो है कितने भेद होते हैं। तो देखिए सर्वनाम के जो है 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 9 के क्रम में आगे बढ़ेंगे। उन्मूलन का विलोम क्या है इनमें से। चलिए अब आपको बताना है उन्मूलन का जो है विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया है उत्थान, बी विकल्प में दिया है उत्कर्ष, सी विकल्प में दिया है रोपण और डी में दिया है अवनति। चलिए उन्मूलन का विलोम बताना है आपको। उन्मूलन का विलोम होगा रोपण। सी उत्तर यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 10 पर चलेंगे। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। चलिए शानदार प्रश्न है। आपको बताना है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। देखिए बीजवपन काल, आदिकाल को जो है बीजवपन काल नाम दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और देखिए वीर काल कहा आदिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और आदिकाल को देखिए आदिकाल कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और यही नाम जो है सर्वमान्य है। जबकि जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है आदिकाल को जो है चारण काल कहा है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपसे कभी कभी पूछता है कि दोहरा नामकरण जो है किसने किया है। तो देखिए दोहरा नामकरण किया है राम कुमार वर्मा ने। आदिकाल को उन्होंने कहा संधिकाल एवं चारण काल। चलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है आदिकाल को चारण काल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अति शोधो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है। चलिए आप लोग इसे पहले प्रैक्टिस सेट में भी देख चुके हैं। आपको बताना है अति शोधो स्नेह को मार्ग है यह किसकी पंक्ति है। ऑप्शन ए में दिया है आलम की, बी में दिया है बोधा की, सी में दिया है ठाकुर की और डी में दिया है घनानंद की। तो देखिए अति शोधो स्नेह को मार्ग है यह पंक्ति है घनानंद की। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। घनानंद रीतकाल के कवि हैं। पूछ रहा था अति शोधो स्नेह को मार्ग जो है किसकी पंक्ति है, तो आपका उत्तर होगा घनानंद की। चलिए आप सभी लोग देखिए क्लास को भी शेयर कर दें अपने मित्रों में, और एक बार देखिए सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 12 आपसे पूछ रहा है कि व्युत्पत्ति के आधार पर जो है संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 3, बी में दिया है 4, सी विकल्प में दिया है 5 और डी में दिया है 6। चलिए आपको बताना है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के सिर्फ 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अभी हमने बताया कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के सिर्फ 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। जबकि यदि आपसे अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद पूछेगा तो आपको उत्तर 5 लगाना है। चलिए अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार की संज्ञाएं हैं।
चलिए, व्युत्पत्ति के आधार पर फिलहाल संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर आपसे पूछेगा तो आप 5 उत्तर लगाएंगे। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए में दिया है 24, बी में दिया है 26, सी में दिया है 28 और डी विकल्प में दिया है 30। चलिए, दोहा देखिए एक अर्ध सममात्रिक छंद है। देखिए अभी हमने चौपाई को आपको बताया कि चौपाई जो है सममात्रिक छंद है, लेकिन दोहा जो है अर्ध सममात्रिक छंद है। और देखिए इसके पहले और तीसरे चरण में जो है 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में जो है 11-11 मात्राएं होती हैं। तो देखिए पूछ रहा था दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आपका उत्तर होगा 24 मात्राएं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, दोहा जो है अर्ध सममात्रिक छंद है। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? चलिए, आपको विनय पत्रिका की भाषा जो है बताना है। ऑप्शन ए में दिया है अवधी, बी में दिया है खड़ी बोली, सी विकल्प में दिया है ब्रज भाषा और डी में दिया है अपभ्रंश। देखिए, तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ विनय पत्रिका जो है एक गीति काव्य है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि विनय पत्रिका जो है किस प्रकार का काव्य है, तो आपका उत्तर होगा यह एक गीति काव्य है जो ब्रज भाषा में रचित है और इसमें जो मुख्य रस है वह भक्ति रस है। चलिए, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विनय पत्रिका की जो भाषा है वह ब्रज भाषा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन जो है किसके बाद आता है? ऑप्शन ए में दिया है पूर्व ज्ञान, बी में दिया है प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, सी में दिया है आदर्श वाचन के पश्चात और डी में दिया है मौन वाचन के पहले। चलिए, आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में जो है उद्देश्य कथन जो है कब आता है? तो देखिए, उद्देश्य कथन आता है प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका जो है सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए में दिया है वाक्य प्रयोग, बी में दिया है व्याख्यान, सी में दिया है भ्रमण और डी में दिया है चित्र निर्माण। चलिए, आपसे पूछ रहा है कि शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका जो है सर्वाधिक उपयुक्त है? चलिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वाक्य प्रयोग। चलिए, प्राथमिक कक्षा में व्याख्यान नहीं चलेगा। आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस वर्ष प्रदान किया गया? चलिए, आज के प्रैक्टिस सेट का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को जो है उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस वर्ष दिया गया था? ऑप्शन ए में दिया है सन 1971 ईस्वी में, बी में दिया है सन 1972 ईस्वी में, सी में दिया है सन 1973 ईस्वी में और डी में दिया है सन 1974 ईस्वी में। चलिए, आप सभी को बताना है कि राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को जो है उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस वर्ष प्रदान किया गया? देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1972 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर को जो है उनकी रचना उर्वशी के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। हालांकि इनसे पहले जो है सुमित्रा नंदन पंत को जो है 1968 में चितंबरा के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा अगर बात करें तो 1982 में यामा पर जो है महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अज्ञेय को देखिए 1978 में मिला है। महादेवी वर्मा से पहले जो है 1978 ईस्वी में अज्ञेय को जो है कितनी नावों में कितनी बार के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है। आपसे यहाँ रामधारी सिंह दिनकर को पूछ रहा था, तो आपका उत्तर होगा 1972 ईस्वी में।
चलिए बी उत्तर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। शहद शब्द है, चलिए आपको बताने कि शहद शब्द जो है कैसा है। ऑप्शन ए में दिया है तत्सम शब्द है, बी में दिया है तद्भव है, सी में दिया है देशज शब्द है और डी में दिया है आगत। तो देखिए शहद जो है आगत शब्द है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 19 पर चलेंगे। मुकुंद किसका पर्याय है। ऑप्शन ए में दिया है विष्णु का, बी में दिया है शिव का, सी विकल्प में दिया है सूर्य का और डी में दिया है कामदेव का। चलिए आपको बताना है कि मुकुंद जो है किसका पर्याय है। तो देखिए मुकुंद जो है किसका पर्यायवाची है, तो आपका उत्तर होगा विष्णु का। ए विकल्प जो है यहाँ पर सही होगा। काहे रे नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, यह पंक्ति जो है किस रचनाकार की है। चलिए प्रश्न नंबर 20 आपसे पूछ रहा है कि काहे रे नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, यह पंक्ति जो है किस रचनाकार की है। चलिए आपसे पूछ रहा था कि पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कबीर। चलिए सही उत्तर हो जाएगा कबीर दास। यह पंक्ति किसकी है, तो आपका उत्तर होगा कबीर। चलिए अंतिम क्वेश्चन था। आप लोग बताएं कि इन 20 महत्वपूर्ण प्रश्न में आपने कितना स्कोर किया और सेशन कैसा रहा। आप सभी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। देखिए सुपर टेट की प्रैक्टिस आपको लगातार दी जाती रहेगी। आपके पास अभी समय है, आप लगातार मेहनत करें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आज का सेशन यहीं तक। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।